कॉपी में पेज नंबर ऐसा कुछ 45 पेज नंबर 45। हाँ बोलिए। इसका 6th वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में उधर कार्बन चेन जो है ना, वो कार्बन चेन एक्चुअल में, हाँ ठीक है, मतलब इसको ऐसा समझना, वो उसने मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन में उधर कार्बन चेन पे जहां जहां हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है वहां पे रिप्लेसमेंट के लिए उसने ऐसा बॉन्ड बना दिया है। पूरा कंपाउंड वैसा नहीं है। कंपाउंड वाले पार्ट में, कंपाउंड राइट साइड में दे रखा है नीचे, कंपाउंड एग्जैक्टली राइट साइड वाला है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते वक्त यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या कर दिया है। एक मिनट। हाँ, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये तीनों हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है, ऐसा मार्क किया हुआ। क्वेश्चन में ये मॉलिक्यूल ही था, क्वेश्चन में ये मॉलिक्यूल है, उसका एक्सप्लेनेशन उधर साइड लिखा हुआ है, वो जजमेंट किया हुआ टाइप्स। ऑल्दो थोड़ा भारी सवाल है, थोड़ा अव्वल दर्जे का सवाल है, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। तो अव्वल दर्जे का सवाल के पीछे मतलब क्या है, चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी नोट्स कॉपी में, ज्यादा बेटर होगा। एक मिनट। ओजोनलिसिस आज लेक्चर नंबर 9 चलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शायद इस तरह का सवाल है, देख लेना एक बार, अगर हम कुछ गलत स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो। शायद इस तरह का सवाल था जो मैंने देखा था अभी। अच्छा, एक ही पाई बॉन्ड है, ओके, बीच में एक ही पाई बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर दे रखा है, कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा इसमें। ये सवाल बना किसी से, किसी भी इंसान से, इसका आंसर आ गया? बताओ भाई, कोई कोई इंसान जो बहुत तेज तरार हो। कोई इंसान नहीं है बता पाने वाला। चलो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही एक्सट्रीम अच्छा सवाल जो हो सकता है। पहली बार में तो सोच ही नहीं सकते, गलती करेंगे सो अलग। सोचने के लिए तो बहुत आसान है कि यहाँ हाइड्रोजन 3 हटेगा, उसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, फिर यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसको भी हटाया जा सकता है। तो टोटल मिलाकर के अपना आंसर होना चाहिए 3 3 6, इससे ज्यादा तो आंसर नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में आंसर 3 3 6 नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए सवाल बहुत अच्छा है। इसका ना टॉटमराइजेशन करा लो, क्योंकि बेसिक मीडियम है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा तो टॉटमराइजेशन तो होगा ही होगा उस प्रोसेस में। टॉटमराइजेशन जब कराएंगे इसका, तो हम लोग का एग्जैक्टली क्या कंपाउंड बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करा दो, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करा दो, तो हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, पाई बॉन्ड, यहाँ पे OH, आगे पाई बॉन्ड, और उसके बाद एक और पाई बॉन्ड। तो इसमें एक खतरनाक चीज ये हुआ कि टॉटमराइजेशन होने से जो पाई बॉन्ड पहले कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट नहीं दिख रहा था, आइसोलेटेड था, वो पार्ट भी कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट बन गया। क्या होगा इससे? तो बहुत कुछ हो सकता है बेसिकली। बहुत कुछ हो सकने का मतलब, फिर से टॉटमराइजेशन कराओ। तो जब फिर से टॉटमराइजेशन कराएंगे यहाँ पे, तो काइंड ऑफ ऐसा चीज निकल के आएगा। ये हम लोग के परसेप्शन से बाहर का चीज है ऑलमोस्ट। फिर से जब टॉटमराइजेशन कराएंगे तो इस बार ये वाला पार्ट अंदर आएगा, ये पार्ट अंदर जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा। मतलब जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा तो हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आने वाला है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आंसर आएगा, केवल ऊपर वाले के हिसाब से आंसर नहीं आएगा। तो अपने आंसर में 3 हाइड्रोजन, उसके अलावा यहाँ एक हाइड्रोजन क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन क्योंकि वहां भी नेगेटिव चार्ज बनेगा, और बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन हट सकता है माइनस चार्ज बनने के लिए। इनफैक्ट नीचे से भी हाइड्रोजन हट सकता है माइनस चार्ज बनने के लिए।
फिर ये रेजोनेंस में जाएगा माइनस चार्ज बनाएगा, फिर ये रेजोनेंस में जाएगा माइनस चार्ज बनाएगा। तो बेसिकली 2 2 4 1 5 1 6 और 3 9 टोटल मिला करके 9 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। जहां पे तुम लोगों का कैपेसिटी सोचने का खत्म होता है वहां से सवाल शुरू होता है एक्चुअल में। तो सवाल गलती बहुत आसानी से कर सकती है ना, ये प्रॉपर एकदम बहुत खूबसूरत एडवांस लेवल का सवाल है, काइंड ऑफ ऐसा सवाल है। ये हमको मिला था एक असाइनमेंट में, एलएल का एक असाइनमेंट था, कोई रिवीजन असाइनमेंट वगैरह टाइप से, उसमें ये क्वेश्चन दिखा था हमको। इतना अच्छा क्वेश्चन लगा कि बस मेरा दिल खुश हो गया, मतलब गलती की है इसको। फिर हमको समझ ही नहीं आता इसका आंसर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैकेनिज्म लिखना शुरू किए। जैसे ही मैकेनिज्म लिखना शुरू किए, नेगेटिव चार्ज बनाते ही समझ में आया कि हम क्या गलती कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सवाल ये। तो अगर आगे कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। तो 72 पेज नंबर। पेज नंबर 72। सर ऊपर में लिख लीजिए, साइड में वहां से आ जाएगा पेज नंबर लो, वाला। मैं हमको उतना मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम बहुत आलसी इंसान है। पेज नंबर 72 बताइए। सर इसमें 14, 15 और 16 को कैसे कंपेयर किए? 14, 15 और हाँ, 16 को कैसे कंपेयर करेंगे? ये तो बड़ा आसानी से कंपेयर कर लेंगे 14, 15 और 16 को, यही है ना। हाँ। तो ये 14, 15, 16 में क्या दिक्कत है भाई? चलो एक सवाल का जवाब दो। इसमें इसमें और इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, क्यों? तीसरा वाला, क्यों क्योंकि प्लस आई है उसमें। प्लस आई है? हे भगवान, 9 हाइपर कंजुगेशन है रे, प्लस आई है, प्लस हाँ, क्या? नहीं नहीं पकड़। और दूसरे वाले में 6 है, तीसरे वाले में तो ऐसा बोल सकते हैं CH3 डबल हुआ फिर ट्रिपल हुआ तो इफेक्ट भी 3 गुना हो गया, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ। बन गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन। नहीं बना तो लो ऐसा घुमा देते हैं। अब बन गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, डांसिंग रेजोनेंस आया। तो यहाँ से अगले स्ट्रक्चर में गए तो एक डांसिंग रेजोनेंस, दूसरे वाले में गए दूसरा डांसिंग रेजोनेंस, दो डांसिंग रेजोनेंस है, बड़ा ही मजा आएगा। सर इसको तो डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं कहे कि जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो डांस करते हुए बनता है। ये स्ट्रक्चर, अरे यार ये स्ट्रक्चर, ये देख के ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं। कभी वो देखा है बैले वैले होता है ना, एक बैलेरीना की पता नहीं क्या बोलते हैं, बैले ही डांस बोलते हैं शायद, बैलेरीना तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नाम हो जाता है। तो ना कि एक पैर इधर मारा एक पैर इधर मारा, तो वही है यहाँ पे। तो इसको ना पूरे स्ट्रक्चर को ऐसा मत सोचना, बस इतना सोचो ये इंसान है, उसका 2 पैर है, एक पैर इधर मारा तो एक स्ट्रक्चर बना, फिर एक पैर दूसरी तरफ मारा दूसरा स्ट्रक्चर बना। बेसिकली उल्टा बोल दिया, मतलब जब राइट वाला मारेंगे पैर ऊपर तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसीलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। बाकी इसके अलावा कोई लॉजिक हमको नहीं समझ में आता, रट लो कि डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। और कोई डाउट? तो 76। क्वेश्चन नंबर 76, अच्छा पेज नंबर 76, 74, 75, 76 बताइए 76 में क्या दुविधा है? अरे 76 में भी कुछ बोलना होगा ना आगे पीछे। 76 अच्छा सर, हम बोल रहे थे माइक ऑफ करके। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें रिवर्स। माइक ऑफ करके लोग बोलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन में स्टार मार्क किया हुआ है, पहले ही समझ में आ जाना चाहिए खतरनाक सवाल है। स्टार मार्क किया क्वेश्चन मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ तो अच्छा होगा इसमें, कुछ तो यूनिक होगा इसमें। देख के हमको अच्छा ठीक है। चलो ये मत सोचना कि हम रट के बैठे हुए सवाल, साल दर साल में 8 साल एक ही चीज अगर तुम करेगा तो तुमको याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बचपन से अगर साइकिल चला रहे तो याद हो जाएगा, आंख बंद करके भी साइकिल चला लेंगे, तुमको बस मालूम होना चाहिए रोड कैसा है। कहीं गड्ढा होगा तो गिरेंगे ही गटर में, अलग बात है, बट अदरवाइज मालूम होगा। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड वाले पार्ट में अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन सॉरी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट चेक करें तो 2 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बगल वाले पार्ट में 4 डिग्री है।
तो अगर 2 के बगल में 3 या 2 के बगल में 4 होता है तो हाइपर कंजुगेशन होता है। रेजोनेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, नॉर्मल अल्काइल चेन होना चाहिए, तो जनरली ऐसा सोच सकते हैं। रेजोनेंस या प्लस एम टाइप में कुछ भी दिख गया तो समझ जाना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी भी रिलेवेंस का नहीं है, उसके हिसाब से सोचना ही मत। कोई अगर मेरे सामने बोल दिया तो बहुत गाली खाएगा। तो इस केस में 2 के बगल में 4 डिग्री है, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। तीनों ग्रुप इथाइल लिख रहा है तो आराम से हम लोग इथाइल शिफ्ट करा सकते हैं। जब इथाइल शिफ्ट कराएंगे तो C2H5 यहाँ वाले पार्ट में, C2H5 बगल वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे एक C2H5 आ जाएगा और यहाँ एक H रह जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हम लोग का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तब तक होता है जब तक कि लास्ट मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ना मिल जाए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ना मिल जाए। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके आजू बाजू क्या है, तो एक तरफ तो 2 कार्बन है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 के बगल में अगर 2 डिग्री 1 डिग्री किसी काम का नहीं, ऊपर भी सेम स्ट्रक्चर है, बगल में 3 डिग्री ही कार्बन है। 3 डिग्री के बगल में अगर 3 डिग्री कार्बन है तो चेक करना चाहिए कि हम लोगों को फर्दर कुछ स्टेबिलिटी मिल रहा है क्या या मिल सकता है क्या। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग अगर ऐसा सोचे कि यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज होता, अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और हाइड्राइड ग्रुप है। इन तीनों में से किसी एक ग्रुप को शिफ्ट करना होगा तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आता है, H ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R। R वाले पार्ट में भी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब इथाइल का ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा एज कम्पेयर टू मिथाइल। और हाइड्रोजन सबसे बेस्ट है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, सबसे छोटू सा है, सबसे इजीली माइग्रेट करेगा। तो अपने स्ट्रक्चर में H को उठा के आगे लेके चले गए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कंपैरिजन करके बताओ कि ये पहले स्ट्रक्चर में और ये दूसरे स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये आंसर देना है, बताइए। जो भी इंसान इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं आराम से दे सकते हैं, सबको फ्रीडम है। फिर दूसरा वाला क्या है दूसरा वाला? ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का, ज्यादा क्या बोल रहे? ज्यादा हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है। पहले वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन 2 हाइपर कंजुगेशन, 5 हाइड्रोजन है बट हाइपर कंजुगेशन में 2 ही आ रहा है और एक इसको मिलाकर के टोटल 5 हाइपर कंजुगेशन। दूसरे वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन 3 हाइपर कंजुगेशन और इसको मिलाकर के एक और, मतलब टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, तो कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करेगा फर्दर कंपाउंड में, और हम लोग कराएंगे ही कराएंगे। ऑल्दो इसको स्टार मार्क करने के पीछे रीजन ये है कि नॉर्मली हम लोग जो रीअरेंजमेंट देखते हैं ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है, कितना बार भी हो, बट नॉर्मली एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है। ऐसा नहीं होता कि पहले इधर गया फिर वापस आ गया फिर उसी डायरेक्शन में आ गया, ऐसा बहुत रेयरली होता है। उसी का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है बेसिकली ये भी, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को स्टार मार्क करके रखा गया है। एक दो बार और रिमाइंड करा देंगे ताकि पता चल जाए। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट तो बताइए। हाँ सर, पेज 77 नंबर से 13। एक सेकंड, दो सवाल बोल दिए। कौन सा? सर 11। 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 11 नंबर में काहे डाउट हो गया भाई? सर ये फाइनल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग नहीं आएगा? फाइनल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एक मिनट, ऐसा कुछ है ना? कहाँ था पॉजिटिव चार्ज? यहाँ था ना। रिंग एक्सपेंशन हुआ तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड उसके आगे वाले स्ट्रक्चर में 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर दूसरे वाले केस में 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में 5 मेंबर्ड रिंग और दूसरे वाले केस में 5 मेंबर्ड रिंग, तो ऐसा 2 5 मेंबर्ड रिंग कॉमन बना देते हैं हम लोग। और जब इधर एक्सपेंशन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज क्लिक है, यही तो आएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नीचे हो या ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बस मतलब ऐसे कहने की बात है। वही तो स्ट्रक्चर है, 2 5 मेंबर्ड रिंग, एक पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही दूसरे वाले केस को अगर कंपेयर करो तो दूसरे वाले केस में 2 6 मेंबर्ड रिंग और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सही है स्ट्रक्चर। क्या क्या समझ में आया या फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा? सर आ गया। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 70, 13 क्वेश्चन नंबर 13 ये भी स्टार मार्क किया हुआ है। उसमें जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर OH है, तो उसके बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे गया?
मतलब वो तो अनस्टेबल बना ना। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज गया, वो तो अनस्टेबल बना। किसका डाउट है? तान्या। बढ़िया डाउट है ये। बताओ भाई कोई। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया, ये तो अनस्टेबल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जाना चाहिए। काहे गया इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे? बताइए, कोई ज्ञानवर्धक बातें बताइए। कोई नहीं बताएगा जी, सब एकदम सब जियो सिम भूल गया है। ऐसा कहीं कुछ बताए थे हम, ये रूल किसी एक यस टॉपिक यस। में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में बताए थे। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बट ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसीलिए ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ गया। सबको ना ऐसे बहुत, क्या बोलते हैं उसको, ग्लानी फील होता हो। ग्लानी क्या मतलब, ऐसे गिल्ट फील होता होगा कि अरे यार ये कैसे गलती हो गया, क्यों नहीं चमका। ठीक है, अच्छी बात है, ग्लानी फील होना चाहिए। और कोई डाउट? सर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में ना, ये नीचे वाले रिएक्शन को यूज करना था, ये बता रखा है, डायोटाइजेशन रिएक्शन। ये ऑल्दो अभी के लिए चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको, फिर तुम लोग के स्कोप से थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट ठीक सर है। यहाँ पे कंफ्यूजन यही हुआ था ना कि OH माइनस मेरे को लगा बेटर लिविंग ग्रुप है। कहाँ तुम अच्छा और बुरा लिविंग ग्रुप करने लग गए बे? नीचे रिएक्शन बस दे रखा है, NH2 का रिएक्शन दे रखा है, N2 हाँ, निकलेगा, तो बेटर लिविंग वो भी ग्रुप है। ध्यान गया, वो ऊपर का ही देख रहे थे। बड़ा दिमाग वाला आदमी है। खैर चलो हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा जान लो अभी के लिए, बाद में ये रिएक्शन नीचे वाला पार्ट आएगा। मतलब कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में इंक्लूडेड होता है तो इसलिए बता देते हैं, मेरे मर्जी पे, मेरा मन करता है तो बताते हैं, अदरवाइज नहीं बताते। पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट में भी इस चीज को हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं, सच कोई परेशानी नहीं है, बट हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि तुम्हारे सामने आ गया सवाल। अगर हम लोग के पास अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, नॉर्मली 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं होगा। इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaNO2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या इन द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl, या कहीं कहीं पे HNO2 भी दे रखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात बराबर ही है। NaNO2 में NO2 माइनस मिलेगा, HCl के H प्लस को कंबाइन करके HNO2 बनाएगा। तो ये कंपाउंड वाले पार्ट में जो NH2 है वो हटता है और N2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ऐसा समझ लो कि N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ से जो Cl आया है, Cl का Cl या Cl माइनस, वो उसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है, मतलब एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे कंपाउंड को जो बना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट। ये पूरा रिएक्शन है जो हम लोगों को सबसे लास्ट में पढ़ना, सबसे लास्ट रिएक्शन हो गया, सबसे ऑलमोस्ट लास्ट रिएक्शन जो हम लोग के पूरे चैप्टर में रहेगा, पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में रहेगा। और जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, इस प्रोसेस को, डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में अमाइन वाला जो पार्ट है वो NaNO2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, N2 का फॉर्मेशन करेगा। बट ये डाइजोनियम सॉल्ट बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब ये जो कंपाउंड होता है बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि N2 इज अ गैसियस लिविंग ग्रुप, और ये गैसियस लिविंग ग्रुप होने की वजह से बहुत ही जल्दी हटना चाहेगा। अगर बहुत जल्दी हटना चाहेगा तो जो अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है ये अनस्टेबल होते हैं। तुम्हारे स्कूल का बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है, क्लास 12 में बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, why is alkyl diazonium salt unstable whereas aryl diazonium salt is relatively stable in nature? तो उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर बेंजीन रिंग हुआ तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, जबकि कार्बन चेन रहा तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। रेजोनेंस होने से कंपाउंड को थोड़ा स्टेबिलिटी मिला, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिला, तो N2 यहाँ से हटना नहीं चाहेगा, अदरवाइज यहाँ से N2 हट जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हटा तो N2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ ही साथ N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन, जो गैसियस फॉर्म में N2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बहुत अनस्टेबल नेचर का होता है, नॉर्मली बहुत अनस्टेबल नेचर का होता है, जिसके वजह से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बनता है एंड N2 वाले पार्ट को रिलीज करता है। मतलब अगर कभी अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बना तो सीधा कार्बोकेटायन बनेगा, सिंपल। अगर कभी अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बना तो सीधा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यही चीज हम लोग रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक छोटा सा रिएक्शन ध्यान रखना, अगर ये कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग के HNO2 वाले पार्ट के साथ दे रखा है, या फिर जो रिएक्शन लिखे थे हम NaNO3 प्लस HCl,
अगर इसके साथ दे रखा, तो इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि HCl है, NaNO2 है, तो मतलब वाटर तो रहेगा, सब कुछ एक्वस मीडियम में चल रहा है। अगर हम लोगों के पास R+ बना, क्योंकि बनेगा तो ये चीज Rn2+, बट यहाँ से N2+ वाला पार्ट N2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा ही निकलेगा। जो R+ बना वो वाटर के साथ कंबाइन करता है। और बेसिकली अभी के लिए हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, ये हम लोग आगे सीखना है, आज हम लोग सीखेंगे इस चीज के बारे में। बट जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है तो हम लोगों का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कभी भी अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट वाले पार्ट का रिएक्शन दिख रहा है, फिर अल्काइल अमाइन का रिएक्शन NaNO2 के साथ दिख रहा, तो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएंगे, ये स्टेप को स्किप करके सीधा अल्कोहल में चले जाते हैं। अगर अराइल होता, बेंजीन रिंग होता, तब हम लोग का डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा और वहीं तक हम लोग रिएक्शन को रख करके फिर फर्दर कुछ और कराना है तो करा सकते हैं। बट अल्काइल के केस में, सिंपल कार्बन चेन के केस में सीधा अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है। तो अगर हम लोग उस रिएक्शन पे जो यहाँ दे रखा था, जो कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में हम लोगों के पास 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट पे NH2 दे रखा एंड अंदर वाले पार्ट पे OH दे रखा। इसका रिएक्शन हम लोगों ने NaNO2 के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ऑब्वियसली बात, हम लोगों का डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब जहां OH है वो तो वैसे ही रह जाएगा, NH2 वाला पार्ट N2+ में कन्वर्ट होगा। एंड क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हटेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराएगा। तो बेसिकली हम लोग आराम से पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पार्ट पे OH ग्रुप ले सकते हैं। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन दिख रहा है जो इससे जस्ट पहले वाले केस में था। तो रिंग एक्सपेंशन होगा। क्यों रिंग एक्सपेंशन हो रहा है? क्योंकि वहां पे एक ड्राइविंग फोर्स है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग का रिंग एक्सपेंशन होगा, यहाँ से बॉन्ड आगे जाएगा। मतलब अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट को ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना है अपने पास। जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ था OH वाले पार्ट के साथ, ये हटेगा, बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन वाले कार्बन पे आएगा और यहाँ से हम लोगों का ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर डाल के आराम से H+ को हटाएगा। प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना है, ये हम लोग आराम से सोच सकते हैं। ये भी एक 6 रिएक्शन से का 7 पार्ट। ड्राइविंग फोर्स की वजह से हुआ। हाँ, 6 से 7 मेंबर रिंग नहीं बनता है स्टेबिलिटी में। हाँ, वो अनस्टेबल होता। 4 है, 4 से ज्यादा स्टेबल 5 है, 5 से ज्यादा स्टेबल 6 है, बट 6 से लेस स्टेबल 7 है। तो ये कन्वर्जन नहीं होता अनटिल अनलेस की कोई ड्राइविंग फोर्स हो, स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड अगर हो तभी ये केस होगा। याद रखना है, इस केस को याद रखना है बेसिकली। और कोई डाउट तो बताइए। सर पेज नंबर 72 वाला ऑर्डर एक बार पूरा बता दिए ना, वो कार्बो का पेज नंबर 72 वाला ऑर्डर एक बार पूरा बता दे। 73 72 कहाँ गए? 72 हे भगवान, बट नहीं बताएंगे। क्या बताना है इसमें? लिखा हुआ तो है एक्सप्लेनेशन हर जगह, एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस। नहीं तो फिर वही आप वो कंपैरिजन कैसे किए, वो डांसिंग रेजोनेंस एरोमेटिसिटी? कंपैरिजन हमको याद है, मतलब मालूम है कि एरोमेटिसिटी सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो इसीलिए अगर एरोमेटिसिटी सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है तो उसको सबसे ऊपर ही रखेंगे ऑर्डर में। हो सकता है, मतलब ये पर्टिकुलर सिनेरियो में भी, हमको तो नहीं लगता कि ऐसा है, जहां तक हमको ध्यान है, जहां तक मेरा मेमोरी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हम लोगों का 3 डांसिंग रेजोनेंस है वो एरोमेटिसिटी से ऊपर निकल के आता है, जहां तक हमको ध्यान है। बट स्टिल हम चेक कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत नॉर्मल सा चीज है। और कोई डाउट तो बताइए। बताओ भाई, अगर और कोई डाउट है तो। सर मैकेनिज्म एक्सप्लेन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का। मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम मन नहीं कर रहा, तो क्या कर लेगा बताओ। चलो ध्यान दो बाकी लोग भी। जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट में जैसे तुम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, ब्रिज बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर, तो काइंड ऑफ ब्रिज बॉन्ड टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन दूसरे वाले कार्बन की तरफ जाता है, क्योंकि दूसरे कार्बन को भी स्टेबलाइज करना है। तो बेसिकली जब वो दूसरे कार्बन की तरफ जा रहा होता है, तो उसका पहले वाले पार्ट के साथ भी पार्शियल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, दूसरे वाले के साथ भी पार्शियल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं। और क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है, हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को उठा के दूसरे कार्बन पे डाल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट हो रहा है। तो पहले जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां से हट रहा है, अगर हट रहा है मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरे कार्बन में कोई चार्ज नहीं था बट वहां चार्ज आ रहा है, मतलब वहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हम लोगों का ट्रांजिशन स्टेट है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं।
ये साइन होता है ट्रांजिशन स्टेट का। अब इसके बाद हम लोगों का जो कार्बन वाला पार्ट है उसमें हाइड्रोजन दूसरे वाले पे शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज। अब कोई बोलेगा सर यहाँ शिफ्टिंग क्यों हो, तो बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि वो केसेस फॉलो हो रहे हैं जहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो इस तरीके का एक तरीका फॉलो हो सकता है। अगर अल्काइल शिफ्ट हुआ तो सेम चीज, यहाँ की जगह कार्बन चेन होगा, एग्जैक्टली सेम चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिनाइल शिफ्ट होता है तो फिनाइल शिफ्ट वाले पार्ट में हम लोग का जो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है अगर उसको कंसिडर करें हम लोग, तो इसमें एक फायदा ये है बेंजीन के साथ कि कार्बन चेन में जो पाई बॉन्ड है वो भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है, हम ज्यादा बेटर है यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दे, ये तुम लोग के लिए ज्यादा आसान होगा। तो जो पाई बॉन्ड है, ऑल्दो ये हम लोग आज सीखने वाले हैं, तभी उसके बाद मैकेनिज्म पे डिस्कशन कर सकते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में, बट अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, बट सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम लोगों ने रेजोनेंस में डालना सीख रखा है कि पाई बॉन्ड आगे जा सकता है। बस ये है कि पाई बॉन्ड आगे नहीं जाता, यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर जाता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग अगर ये सोचे कि हम लोग का पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा या पॉजिटिव चार्ज जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी जो बाकी पाई बॉन्ड उसको छोड़ देते हैं और ऐसा बात करते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ये हम लोग के बाहर वाले कार्बन से अटैच हो, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब जहाँ का बॉन्ड हट गया, जैसे रेजोनेंस में होता था, एग्जैक्टली सेम चीज है, सेम सिनेरियो कि ये वाला पार्ट आगे शिफ्ट हो गया तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक ये पॉसिबिलिटी, और दूसरा एक ये सिनेरियो भी पुट आउट किया जा सकता है कि हम लोगों के कार्बन वाले स्ट्रक्चर में जो हम लोगों का अंदर वाला पार्ट है, बाकी जो पाई बॉन्ड से जैसे थे वैसे ही छूट गया, बट अंदर वाले पार्ट में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज हम लोग बाहर वाले पे डाल दें। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन सा होना चाहिए, पहला वाला पॉसिबिलिटी बनना चाहिए, दूसरा वाला बनना चाहिए? सर पहला वाला। पहला वाला क्यों? सर दूसरा रिंग 4 मेंबर का है। पहले वाले केस में 4 मेंबर रिंग है, दूसरे वाले केस में 3 मेंबर रिंग है, बट बनेगा दूसरा वाला, पहला नहीं बनेगा। तो बताओ अब क्यों? चलो ध्यान दो। कुछ समझ में आया? यस सर। अगर दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो हम लोग के पास डांसिंग रेजोनेंस के जैसा केस आ रहा है। डांसिंग रेजोनेंस का अगर केस है तो कंपाउंड 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक छोटा सा केस होता है जो हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं, अदरवाइज रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल पार्ट नहीं है, इनफैक्ट एडवांस का भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक 4 मेंबर रिंग अपने आप को 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करा देता है। रिंग स्ट्रेन का फैक्टर भले ही बढ़ रहा होता है, बट डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटायन को काफी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है रिलेटिवली। ऐसे भी 4 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए ये दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर ये दूसरा स्ट्रक्चर बना तो ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो दूसरा स्ट्रक्चर बना तो इसके बाद क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कार्बन चेन के साथ 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर ये पहला बॉन्ड शिफ्ट हो या दूसरा बॉन्ड शिफ्ट हो, मतलब जो बॉन्ड बना वो ब्रेक भी होना है। तो अगर पहला बॉन्ड शिफ्ट होगा मतलब बेसिकली बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब जहाँ पे ये रेड वाला बॉन्ड है यहाँ से गायब होगा और पाई बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वापस आ जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी, हम फिर से लिख रहे हैं इस स्टेप को। इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग का ये रेड वाला बॉन्ड, हम लोग क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक था तो हम लोग एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए बात कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैकेनिज्म ज्यादा सेंस नहीं बनाता यहाँ पे, बट ठीक है पूछ लिया सवाल तो बता रहे हैं कि हम लोग पहले कंपाउंड एरोमेटिक था, फिर अभी एरोमेटिसिटी लूज हो रखा है, तो हम चाहेंगे कि हम लोग का कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, तो जो बॉन्ड बना था उसको वापस से ब्रेक करके हटा रहे, क्योंकि वैसे भी दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो जैसे एक बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएंगे तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ये रेड वाला बॉन्ड हटेगा, बॉन्ड वाला पार्ट जैसे ही हटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऊपर वाले पोजीशन पे स्ट्रक्चर आ सकता है। तो ये हम लोगों का रीअरेंजमेंट का पार्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाले कार्बन पे था और अभी राइट वाले पे आया। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है
कि हम लोग का ये जो बॉन्ड था इसमें ये ब्लू वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो, ये ब्रेक हो जाए। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ से बॉन्ड गायब हो जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज हट करके नीचे आएगा। बट इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि वहीं से तो पॉजिटिव चार्ज हटाना था, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना सेंसिबल नहीं है। ये मैकेनिज्म का पार्ट है, बाकी बीच में ट्रांजिशन स्टेट बना लो, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो बस ये है कि जब हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो हाइड्राइड शिफ्ट में हम लोगों का सिंगल ऐसा बॉन्ड टाइप का बन रहा है जो कार्बन चेन में भी है। बहुत अच्छा चीज नहीं है वो, शिफ्टिंग के केस में बहुत इफेक्टिवनेस नहीं होता। बेंजीन के केस में पाई बॉन्ड जा रहा है, अब पाई बॉन्ड फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, आराम से देना चाहेगा, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव नेचर का होगा। बट हाइड्रोजन के छोटे साइज की वजह से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने का स्पीड, माइग्रेट करने की टेंडेंसी, तो जितना छोटा एटम होगा उतना ज्यादा माइग्रेट करेगा, उतना जल्दी माइग्रेट करेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ही हाई होता है। और कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में फिर बेंजीन रिंग ऊपर आता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना रीअरेंजमेंट का प्रोसेस करा सकता है। ये हम लोग का मैकेनिज्म है, ऑल्दो मैकेनिज्म के ऊपर सवाल नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा अपने लिए। और कोई डाउट किसी को किसी क्वेश्चन में तो आराम से पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में किसी पेज में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? मतलब हम लोग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना। स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी मिल रहा है, फर्दर हायर स्टेबिलिटी मिला, तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तब रीअरेंजमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी। सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है क्या? लिविंग ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे थे, सिग्मा ही बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे। और कोई डाउट तो बताओ। चलो अगर डाउट नहीं है तो खैर बहुत सारा डाउट पूछ लिया, बट ठीक है, हम लोग आराम से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं। मैकेनिज्म बहुत छोटा है बट नंबर ऑफ रिएजेंट्स थोड़े अलग है, तो मेरा बताने का तरीका ये होगा, हम केवल मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। और आज ज्यादा टाइम नहीं है तो हम ज्यादा रिएक्शंस के ऊपर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रिएजेंट्स बताएंगे तुम लोगों को, और केवल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उसके ऊपर। एक दिन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में जाएगा। जिन लोगों ने, तो में से एक दो लोग तो डेफिनेटली होंगे, जिन लोगों ने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस नहीं किया है, नोट से वो प्रैक्टिस कर लो। हम लास्ट क्लास में बोले अगर नहीं किया और नेक्स्ट क्लास में अगर हम सवाल पूछ दिए तो उठा के पटक देंगे तुम लोगों को। चलो आते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। E प्लस मेरा इलेक्ट्रोफाइल लिखने का सिंपल सा तरीका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि नॉर्मली अल्कीन एंड अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ऐसा ट्रेडमार्क रिएक्शन है बोल सकते हैं। तो लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना है तो अल्कीन अल्काइन के ऊपर ही होना है, बट ऐसा मत सोच लेना कि अल्कीन के ऊपर या अल्काइन के ऊपर केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है अगर अल्कीन या अल्काइन खुद इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ऑल्दो एक अल्कीन या एक अल्काइन कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ऑलवेज ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑलवेज, अगर केवल एक अल्कीन रहा तो। बट अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक -m ग्रुप अटैच्ड है, तब उस केस में ये ग्रुप वाला पार्ट कैन बी क्या, विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर ग्रुप से -m अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों होगा? तो जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल, C डबल बॉन्ड हो, ऐसा कर लेते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में एक पॉइंट तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये हम तीसरी बार बता रहे हैं तुम लोगों को, और बोला भी ये 15-16 बार आएगा। जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं, मतलब कार्बन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अच्छी बात है, बट रेजोनेंस भी तो हो ही सकता है, और अगर रेजोनेंस होगा तो अपना स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन के आएगा, O- यहाँ H एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा। इस पूरे -m के होने के वजह से जो अल्कीन में पाई बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो था, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो गया, पोलराइज हो गया, एक साइड चला गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन वो शुरुआत में था कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर निकालो, शायद इस तरह का सवाल था। इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर निकालो। एक यहाँ पे हो सकता है, फिर ये रेजोनेंस में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ हो सकता है ये भी रेजोनेंस में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी हो सकता है। ये मैं शॉन में भी एक सवाल दे रखा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो अगर अल्कीन दिया तो अल्कीन हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल है, हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल।
लेकिन अगर उसमें -m ग्रुप आ रखा तो -m एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, जिसके वजह से वो फिर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। दो इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। तो अगर एक अल्कीन ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब हमेशा रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही होगा। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल आराम से बोल सकते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगा। तो अपने इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यही बोलता है कि हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल बेसिकली अल्कीन या अल्काइन पाई बॉन्ड बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है वो अलग अलग केसेस हैं, बट एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हैं हम लोग बेसिकली। कुछ नहीं करना है अपने को, एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को हम लोग जब कोई भी ग्रुप देंगे तो पाई बॉन्ड हम लोग को मालूम है कि वीक नेचर का है, रिलेटिवली सिग्मा बॉन्ड बनना चाहेगा, जो हम लोग बचपन में हाइड्रोजनेशन में देखते थे। यहाँ पे कंपाउंड वाले पार्ट में दोनों के ऊपर H का एडिशन हो गया। कभी भी पाई बॉन्ड है तो ब्रेक होना चाहेगा अगर उसके पास सिग्मा बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अपने आप को हटाएगा और वहां पे हम लोग ग्रुप का एडिशन करा सकते हैं। तो अगर हम लोगों का एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है तो डेफिनेटली किसी एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ज्यादा प्रिसाइजली इसको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे रेजोनेंस करा रहे हैं हम, रेजोनेंस इसको रिलेट करता है क्योंकि रेजोनेंस तुम लोग को अच्छे से आता है, मान के चल रहे हैं। तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, बेसिकली ये कंपाउंड बनेगा। तो हम लोग का ऐसा बना और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो सकता है। हम एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं बॉन्ड नहीं था तो भी पाई बॉन्ड आगे जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड आगे गया तो आगे का स्ट्रक्चर तो वैसे ही होना है, क्योंकि पहले बॉन्ड नहीं था तो ये बॉन्ड आ गया। पहले सॉरी यहाँ पे गलती किया, यहाँ डबल बॉन्ड था बेसिकली, वहां पे जब सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड बनना था। तो पहले जब सिंगल बॉन्ड था तो रेजोनेंस होने से जैसे ही पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड आ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। तो अगर यहाँ बॉन्ड नहीं है, पहले से एक भी बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस के जैसा इफेक्ट जो हाइपर कंजुगेशन में भी काइंड ऑफ ले सकते हैं हम लोग, उसके जैसा इफेक्ट अगर काइंड ऑफ समझने की कोशिश करें तो पहले कोई बॉन्ड नहीं था तो एक बॉन्ड तो आ ही जाएगा। तो बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं कि इस कार्बन के जगह अगर कोई एक ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे न्यूट्रल, बट इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करे, तो उसके साथ पहले कोई बॉन्ड नहीं था कंपाउंड का, कार्बन चेन का, बट जैसे ही पाई के इलेक्ट्रॉन को उधर डोनेट कराया तो डोनेशन के टाइम पे हम लोग का एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर गया जैसे रेजोनेंस में होता था तो पॉजिटिव चार्ज का ही फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग रेजोनेंस के जैसे स्ट्रक्चर से आसानी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाने आता है तो ये रिलेशन निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग एक्चुअल में यही मैकेनिज्म का पार्ट भी है कि हम लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। एक सेकंड यानी नीचे बना लेते हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट के साथ अगर इसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग के स्ट्रक्चर में किसी एक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाना है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, ये डिस्कशन का पार्ट है, अभी हम लोग करेंगे डिस्कशन। बट पाई बॉन्ड बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है ताकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। इंटरमीडिएट भले ही अनस्टेबल है क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट चलो मान लो अगर यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर हम लोगों ने किसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस कर दिया तो जहां पॉजिटिव चार्ज है वो तो आराम से न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करना चाहेगा। मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज बना, पहले रिएक्शन नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल क्योंकि अल्कीन खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है, बट जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना उस पे एक न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ सकता है, बेसिकली ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, एक कार्बन पे फिर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, बट फिर भी हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, आएंगे अभी हम लोग उस चीज पे, बट ये हम लोग का बेसिक पार्ट होता है। एंड इसमें एक हम लोग फर्दर पार्ट ऐड कर सकते हैं कि अगर हम लोग का रिएक्शन हो रहा तो ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोफाइल तो शुरू में बीच में रहेगा, उसको क्या मालूम किस कार्बन के पास जाना है, फिर यहाँ से पाई बॉन्ड जब जा रहा है तो दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो ट्रांजिशन स्टेट काइंड ऑफ ऐसा होगा कि हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल अगर एक कार्बन के साथ जा रहा तो इस कार्बन के साथ हम लोग का पार्शियल बॉन्ड बनना शुरू होगा ऐसा,
और पाई बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, यहाँ पार्शियल बॉन्ड यहाँ भी बनना शुरू होगा। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था जो कि हट गया, तो इस केस में हम लोगों का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज था अब ये हट रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनाना सीखना है, तुम लोगों को ट्रांजिशन स्टेट बनाने आना चाहिए। अभी सीखो, अभी टाइम है सीखने का, बाद में अपने आप से आ जाएगा। तो कार्बन के ऊपर सॉरी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जो कि हट गया, तो अगर हट रहा है तो भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल गया उसके बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो पहले कुछ नहीं था बट अभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी डेल्टा प्लस चार्ज आराम से लिख सकते हैं। ये हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा एक पार्टिकुलर केस के लिए, सेकंड वाले केस के लिए ट्रांजिशन स्टेट बना सकता है। इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। ऑल्दो ऐसा भी बोलते हैं कि शुरुआत में इलेक्ट्रोफाइल को क्या मालूम कि किसके पास जाना है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है वो दोनों के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों के साथ इक्वल इंटरेक्शन करता है। बेसिकली ऐसा है कि पाई बॉन्ड में से मान लो मेरा हाथ है, तो पाई बॉन्ड तो प्लानर स्ट्रक्चर है, सीधा ऊपर से हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब ऊपर से जब आ रहा है तो उसके बाद इधर जाना है कि उधर जाना है, ऐसा डिसीजन होता है। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, बट ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। इस पूरे पार्ट में अगर हम लोग डिस्कशन पुट आउट करें कि हम लोग का जो इसको ना ऐसा कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इस पूरे पार्ट में हम लोगों का जो अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, ये सब चीज ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा अच्छा है, आप आराम से इधर उधर कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये चीज, इस पूरे पार्ट में हम लोग अगर रिएक्शन के बेसिक्स के हिसाब से बात करें, केवल रिएक्शन के बेसिक्स के हिसाब से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्टेप हुआ, सबसे पहला स्टेप जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, और उसके आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा स्टेप हुआ जहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। ये दो स्टेप है, एक स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है अपना कि इन दोनों स्टेप में कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि दो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होना पड़ेगा, डिस्कशन का पार्ट होगा। अब के आगे जितने फ्री रेडिकल को अगर छोड़ दे तो आगे के जितने भी स्टेप्स है हर जगह रेट, जब भी मैकेनिज्म आएगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा, अपार्ट फ्रॉम कुछ नेम रिएक्शन हर जगह नेम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा। पहला स्टेप एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो सकता है, तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होना चाहिए। सबसे स्लोएस्ट स्टेप कब होगा, तो जब कंपाउंड स्टेबिलिटी लूज कर रहा होगा, तो नॉर्मली वहां स्लोएस्ट स्टेप होता है। जब कंपाउंड को स्टेबिलिटी, अब जैसे होता क्या है ना कि ये पूरा रिएक्शन जब होगा तो इसमें दो डिस्कशन का पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। एक मिनट हम कर ही लेते हैं अभी डिस्कशन, ताकि तुम लोग को ज्यादा बेटर इंसाइट मिल पाए। एक तो यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इस पूरे कंपाउंड में रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते हैं तो हम केवल उसके एक पार्ट की भी बात कर रहे हैं, अभी हम दोनों पार्ट की बात नहीं कर रहे। एकल अभी हम एक पार्ट में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, केवल हम इतना बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट हम लोग के पास अल्कीन है और प्रोडक्ट में हम लोग को सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है मतलब लोअर एनर्जी पे होगा, और रिएक्टेंट लेस स्टेबल है मतलब हायर एनर्जी पे होगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। ये सबसे पहला कंसिडरेशन जब भी एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाना है तो पुटअप करना है। आज तक एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के ऊपर भी सवाल नहीं पूछा गया है, जे एडवांस में नहीं पूछा गया तो बाकी में तो नहीं पूछा जाएगा, बट एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के ऊपर सवाल बहुत ही प्रोबेबल है, बहुत सिंपलिस्टिक चीज है। और एक सवाल है भी ऐसा, एक पार्टिकुलर रिएक्शन ऐसा आएगा जहां पे एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बहुत ही मजेदार हो सकता है, बहुत ही मजेदार, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, तुम लोग को बोलेंगे भी सोचने के लिए। पहला पार्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन करो। तो रिएक्टेंट पाई बॉन्ड है, प्रोडक्ट सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब रिएक्टेंट विल बी लेस स्टेबल, हायर एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी पे होगा। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, मतलब ये जो रिएक्शन है पूरा किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पक्का? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ढंग से सोच के बताओ। एंडोथर्मिक। हायर से लोअर पे जा रहे हैं, हायर से जब लोअर एनर्जी पे जाएंगे तो एनर्जी लिबरेट होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करना, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे गए फोटोन बाहर निकलता है, अगर एनर्जी लिख रहा है इसका मतलब एक्सोथर्मिक।
अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब अब हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन अपने आप से होगा। अगर रिएक्शन को अपने आप से होना है, मतलब सराउंडिंग के अंदर जो भी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, जो भी, जैसे ना ये मान लो इवेपोरेशन है, तो इवेपोरेशन आराम से होता है। इवेपोरेशन ठंडे के मौसम में भी होता है, गर्मी के मौसम में भी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होता है, इवेपोरेशन नहीं। क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनका उसके जस्ट इमीडिएट नीचे वाले लेयर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। तो एनर्जी का गेम है सब कुछ। अगर आपके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो आप बेसिकली बॉन्ड ब्रेक कर पाएंगे। तो अगर सबसे हाईएस्ट लेयर वाले पार्ट का के पास सफिशिएंट एनर्जी आ गया, उसने सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन का रेट चल रहा है, अगर सफिशिएंट एनर्जी आया तो वहां से वो लेयर ब्रेक करके हट जाएगा। फिर उसके नीचे वाले लेयर का नंबर आएगा, उसके नीचे वाला लेयर फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जब गर्मी का मौसम होता है तो बाहर ज्यादा एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होता है, मतलब इवेपोरेशन का रेट ओवरऑल ज्यादा होगा। जब ठंडे का मौसम है तो एब्जॉर्प्शन का रेट थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए इवेपोरेशन का भी रेट कम होता है। बट जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सराउंडिंग से ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ज्यादा एनर्जी है सराउंडिंग में तो जल्दी होगा प्रोसेस, बट जो भी होगा सराउंडिंग के हिसाब से होगा। तो अगर मान लो कि हम लोग ऐसा सोचे कि 2 स्टेप होना है, हर एक स्टेप होने के लिए हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट में जाना होगा, हमेशा एक हायर एनर्जी स्टेट में जाना होगा। कोई भी स्टेप फॉलो करना है हमेशा एक इमेजिनरी स्टेट में जाना होगा जो कि हायर एनर्जी पे है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करना है। तो 2 स्टेप है, दोनों के पास सेम सराउंडिंग है, दोनों इक्वल रेट से एब्जॉर्प्शन करेगा। दोनों स्पीसीज जब अपना स्टेप करेंगे, मतलब ये पहला स्टेप होगा, तो ये जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है, ये पार्ट जिस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो चीजें हम लोग आराम से, मैं एक मिनट, जो हम लोग का सबसे पहला रिएक्टेंट वाला पार्ट है, ये रिएक्टेंट वाला पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली जब दूसरा स्टेप होना है तो ये दूसरा रिएक्टेंट वाला पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों ही स्टेप्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करना है। अब सराउंडिंग के पास बराबर एनर्जी है, तो फिर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या कर पाएंगे? तो यही होगा ना कि ठीक है, जो स्टेप को ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिस स्टेप को ज्यादा एनर्जी चाहिए उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफर का रेट सेम है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, तो टाइम का ही मैटर करेगा। अगर पहले वाले को 2 किलो जूल चाहिए और दूसरे वाले को 1 किलो जूल चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 किलो जूल जल्दी रीच करेगा, सराउंडिंग उतना एनर्जी जल्दी प्रोवाइड करा पाएगा एज कम्पेयर टू 2 किलो जूल, क्योंकि सराउंडिंग के पास कैपेसिटी बिल्कुल फिक्स्ड है। तो अगर हम लोग को मालूम करना है कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो स्टेबिलिटी का गेम हो जाएगा कि कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है या जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल सिस्टम बना पा रहा है, हम लोग उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये बेसिक सेंस हो सकता है कि जब हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग के क्या क्या स्पीसीज है। जैसे मान लो सबसे पहले बना हम लोग का पाई बॉन्ड, न्यूट्रल कंपाउंड है। फिर हम लोग का बना कार्बोकटायन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर बना हम लोग का सिग्मा बॉन्ड, न्यूट्रल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पहला कंपाउंड लास्ट कंपाउंड ऑक्टेट कंप्लीट है। बचा एक कार्बोकटायन जो कि इंटरमीडिएट है, क्योंकि बीच के स्टेप में आ रहा, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकटायन हायर एनर्जी पे होगा। अब जब ये हायर एनर्जी पे होगा तो उसके बाद क्या हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी तो खैर बहुत सारा है। जैसे मान लो अगर हम ऐसा कंपैरिजन पुटअप करें कि रिएक्टेंट है, लोअर एनर्जी प्रोडक्ट है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हो जाए और ये ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे दूसरा कंसिडरेशन आएगा अपना कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट पाई बॉन्ड था, एक स्टेबल कंपाउंड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, रिलेटिवली स्टेबल है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल स्टेबल कंपाउंड है। एक स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा, कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो रहा, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा। अगर एक स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको ज्यादा एनर्जी का इनपुट चाहिए होगा। जब सिस्टम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में जा रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो एनर्जी वाले पार्ट का वैल्यू है वो काफी हायर होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग का जो हम हैमंड्स पोस्टुलेट बोले थे उसके हिसाब से भी चीजें कंपेयर कर सकते हैं। फिर जब हम लोग दूसरे में कार्बोकटायन से जब प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो इस बार हमको दिख रहा है कि हम लोगों का
एक अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगा, जब रिएक्शन होना है तो एक मिनिमम बैरियर चाहिए होगा, लेकिन एक अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, ये अच्छी चीज है। तो ये चीज जल्दी होना चाहेगा, मतलब जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो बहुत हायर नहीं जाएगा। तो दो कंसिडरेशंस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एनर्जी कंपैरिजन और इंटरमीडिएट को पुट करो। उसके बाद ये देखो कि कौन से स्टेप में हम लोग का बिहेवियर कैसे मूव कर रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा इस स्टेप को होने के लिए। अगर ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो कम टाइम में भी और कम एनर्जी में भी अपना काम आराम से हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंपैरिजन करते वक्त बोल सकते हैं। तो ये पूरे एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के हिसाब से जो हम लोग का पहला स्टेप है, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, इसका मतलब दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसको बिना ग्राफ के थ्रू से एक्सप्लेन करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम लोगों का रिएक्टेंट स्टेबल है जो कि एक अनस्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब स्टेबल स्पीसीज अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रहा तो बहुत स्लो स्टेप होगा, जबकि एक अनस्टेबल स्पीसीज जब वापस से सिग्मा बॉन्ड बना करके एक न्यूट्रल कंपाउंड या स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, स्टेप फास्ट होना चाहेगा। इसका मतलब पहला स्टेप विल बी द स्लो स्टेप एंड स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का एडिशन हुआ तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोले। नॉर्मली अगर कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है तो उसका नाम नॉर्मली, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई रूल है, बट नॉर्मली उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से एसोसिएट किया जाता है। तो इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में और हो सकता है कुछ यूनिकनेस भी हो, मतलब जैसे कार्बीन मैकेनिज्म। तो कार्बीन मैकेनिज्म क्या है कि एक कार्बीन स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा CCl2 का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बीन जो है वो यूनिक स्पीसीज है, अगर यूनिक स्पीसीज है तो उसके नाम पे मैकेनिज्म बना दिया गया ताकि मालूम पड़े कि कुछ तो उसमें रिलेवेंसी हो। तो सिमिलरली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट को ही कंसिडर, जैसे आगे जाने के बाद एक जगह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आएगा तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वो दोनों रहा है, बट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा हम लोग आराम से नॉर्मली बोल सकते हैं, ये बोलने का एक नॉर्मल सा सेंस हो सकता है। और यही हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म है कि पूरे स्टेप में पहले कार्बोकेटायन बनेगा, अगर कार्बोकेटायन बन गया तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट मस्ट है चेक करना, तभी आगे जाएंगे, तभी हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ऑल्दो प्रोडक्ट कैसे बनता है वो हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ज्यादा बेटर होगा, बट ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। बट अब यहाँ पे पॉइंट आता है क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अब रिएक्शन हुआ, मैकेनिज्म सीख लिया हम लोगों ने, तो मैकेनिज्म काहे को सीख रहा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कैसे प्रोसेस को इनहेंस कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन चलता है। हाँ बोलो सर, वो ग्राफ में दूसरा वाला पीक क्या है, मतलब कौन सा वाला स्टेप है, क्या है, मतलब वो कौन सा स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला वो कार्बन, वो जो है ना दूसरा जो एनर्जी चाहिए, ये ये सेकेंड स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। जब हम लोग का ये प्रोडक्ट बन रहा है ये पार्ट, तो यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा कि बॉन्ड बन रहा है। चलो लिख देते हैं, मान लो कि हम लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज आराम से बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो हम लोगों का बॉन्ड बन रहा है बेसिकली, और ज्यादा कुछ हो भी नहीं रहा। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा था वैसे ही रहेगा। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड डाल सकते हैं हम लोग आराम से, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस चार्ज था जो हटा, तो डेल्टा माइनस, कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो गायब हो रहा है, तो डेल्टा प्लस, ये हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है। क्या ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर वो होगा, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कंपेयर पॉइंट आउट कर सकते हैं, पार्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग जैसे डिस्कशन कर रहे थे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे डिस्कस करने लायक। तो पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस इन द RDS। ये सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट होता है इस पार्टिकुलर केस के लिए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस इन द RDS। अब इसका एक छोटा सा कंक्लूजन का ही पार्ट है, मतलब इसका एक एनालिसिस या रिपोर्ट भी बोल सकते हैं।
अगर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना जल्दी बनेगा। अब इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकली भी हम एक्सप्लेन करेंगे दो एग्जांपल्स के थ्रू। ऐसा लिख देंगे यहाँ पे, हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, और ये फैक्टर याद रखना है, हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, हायर रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसका रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, हम लोग ग्राफिकली समझे तो ज्यादा बेटर है। जैसे मान लो ठीक है, ज्यादा बेटर ये होगा एक्सप्लेन करना। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, एक ही कंपाउंड ले लेता है। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में हम लोगों के पास कंपैरिजन कर पाएंगे क्या इसमें, एक मिनट रुक जाओ। इसमें एक्सप्लेन कर पाना तो पॉसिबल है, एक ही कंपाउंड में दोनों एक्सप्लेन करें। चलो ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से समझने के लिए अच्छा होगा मेरे हिसाब से। मान लो ये कंपाउंड दे रखा और ये कंपाउंड दे रखा, इन दोनों कंपाउंड में हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है। तो पहला चीज तो ये कि हम लोग जब कंपैरिजन पुट अप करेंगे तो ये देखना है कि कहाँ स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है। जैसे अगर मान लो कि दो पॉसिबिलिटीज है, तो दो पॉसिबिलिटीज में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कहाँ पे, चलो ज्यादा बेटर एक ही कंपाउंड में कंपेयर कर ले, तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किया, तो हम जैसा बताए कि ये पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाएगा, दोनों कार्बन में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हो सकता है। अगर अंदर वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हुआ तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर बाहर वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हुआ तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब अगर मान लो कि ये दो पॉसिबिलिटीज है, तो हम ऐसे ही बस सवाल अगर पूछते हैं कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो पहले वाले केस में हम लोग को एक ही हाइपर कंजुगेशन दिख रहा, जबकि दूसरे वाले केस में 4 हाइपर कंजुगेशन, सॉरी 4 भी नहीं 5 हाइपर कंजुगेशन दिख रहा। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसको हम एक ग्राफ में पुट अप करें, तो रिएक्टेंट से जब हम लोग इन दोनों स्पीसीज में गए, क्योंकि स्पीसीज तो एक ही जगह से आ रहा है, तो रिएक्टेंट कॉमन है, इस पर आराम से एक जगह से ले सकते हैं। फर्स्ट में एंड सेकंड में सेकंड ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे होगा और वन वाला पार्ट अनस्टेबल है तो हायर एनर्जी पे जाएगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। अगर एनर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ बनाए तो वन वाला पार्ट ग्राफ का ऐसा जाएगा, और टू वाला पार्ट शुरू में तो कॉमन थोड़ा रहेगा, कुछ पार्ट तक कॉमन रहेगा, फिर वहां से सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, तो फिर टू वाला पार्ट नीचे आ गया। अगर मान लो वन और टू में हम लोग कंपैरिजन करें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के हिसाब से, तो ऑब्वियस सी बात है टू ज्यादा स्टेबल था, और ज्यादा स्टेबल, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में वैसे भी जो हम लोग का इंटरमीडिएट उसी का कैरेक्टर आएगा जो हैमंड्स पोस्टुलेट में है, कि ट्रांजिशन स्टेट से जो नजदीक है उसका ज्यादा कैरेक्टर दिखाई देगा अपने ट्रांजिशन स्टेट में। तो अपने ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट से जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा नजदीक है, कम गैप पे है, मतलब इंटरमीडिएट का कैरेक्टर इधर ज्यादा दिखाई देगा, कार्बोकटायन का कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देगा। तो जितना स्टेबल कार्बोकटायन उतना स्टेबल हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकटायन के जैसा कैरेक्टर है, तो जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतना स्टेबल, सॉरी जितना स्टेबल कार्बोकटायन उतना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो वन और टू के कंपैरिजन में अगर टू हम लोग का ज्यादा स्टेबल है तो लोअर एनर्जी पे होगा, मतलब लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा, ये प्रोसेस फास्ट होगा। तो अगर दो कंपाउंड, जैसे इसमें हम एक ही कंपाउंड में कंपैरिजन किए ताकि ज्यादा बेटर वे में समझ में आए, बट अदरवाइज नॉर्मली दो अलग अलग कंपाउंड दे रखे होंगे कि इन दोनों में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंपेयर करो, तो अगर दो अलग कंपाउंड होंगे सिंपली मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनाना और उस मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन के थ्रू कंपैरिजन करके देखना कि हम लोग का कौन सा पार्ट ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन दे सकता है। जिस पार्ट में ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन मिल सकता है वो हम लोगों का आराम से ज्यादा फास्टर रिएक्शन देगा। स्टेबिलिटी हम लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन कर रहा है। जिस कंपाउंड के अंदर ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा वो उतना ही फास्टर रिएक्शन भी देगा, हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये चीज हम लोग कंपैरिजन में पुट अप कर सकते हैं। ऑल्दो दो चीजें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक हर जगह होता है, जब भी रिएक्शन होता है तो दो ही चीजें हो सकती है, आइदर रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू
प्रोडक्ट का मेजोरिटी डिसाइड हो रहा है या फिर स्टेबिलिटी के थ्रू प्रोडक्ट का मेजोरिटी डिसाइड हो रहा है। जैसे हेलोजनेशन में जो क्लोरीनेशन था वो हम लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन पे चल रहा था, और जो ब्रोमिनेशन था वो स्टेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा था नॉर्मली। तो ऐसा होता है, एक को हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं। जब स्टेबिलिटी आएगा मतलब थर्मोडायनेमिक से एसोसिएटेड है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और जब रेट ऑफ रिएक्शन से कोई चीजें होंगी तो वहां पे हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट या फिर वर्ड केसीपी यूज कर सकते हैं। ये वर्ड आएगा हम लोग अल्कीन में डिस्कशन में करेंगे। तो ये एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इन जनरल केसीपी और टीसीपी हम लोग के सिलेबस के अंदर मोस्टली अलाइंड है। जहां पे केसीपी ज्यादा बेटर है वहां पे टीसीपी भी ज्यादा बेटर है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ही डिस्कशन करेंगे। बट एक ऐसा भी केस है जहां पे प्रोडक्ट केसीपी के हिसाब से कुछ अलग बन रहा है और टीसीपी के हिसाब से कुछ अलग बन रहा है, और केसीपी ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। बट अदरवाइज हर जगह थर्मोडायनेमिक्स चलेगा। काइनेटिक्स हम लोग मेजर करके बात कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग काइनेटिक्स के ऊपर कमेंट भी नहीं कर पाएंगे, एक पार्टिकुलर केस को छोड़ के। उसको याद रखना होगा अपने को। तो इस पूरे पॉइंट का ध्यान रखना। कार्बोकेटायन बन रहा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला पॉइंट। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है रिएक्शन मैकेनिज्म में। हर जगह जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा तो फैक्टर्स में ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाया जाए। अदरवाइज मैकेनिज्म का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि जब हम लोग कुछ चेंज ही ना कर पाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाया जाए ये हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में रिएक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन है, टन्स में रिएक्शन होता है। मतलब जो वजन होता है वो टन टन चलता है। तो ऑब्वियसली बात है, बड़े स्केल में हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत मैटर करेगा। इकोनॉमिकली चीजें वायबल होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स भी होना चाहिए, बट रेट ऑफ रिएक्शन भी मैटर करना चाहिए। दूसरा, सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होगा जहां जहां कार्बोकेटायन बनेगा, इज फॉर्म, देयरफॉर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है, ये हम लोग को याद रखना है। यहाँ हम लिख रहे हैं कि पहली बार बता रहे हैं, बट अदरवाइज ऐसा हो सकता है। ये 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अदरवाइज बहुत ज्यादा इसमें कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं रहता। एक चीज बोल सकते हैं, ये भी हम लोग के रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। सिंस अल्कीन आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, देयरफॉर हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये पॉइंट लेकिन बाद में यूज करना, अगर पहले पॉइंट से कंपैरिजन नहीं हो रहा तब इस पॉइंट पे आएंगे, अदरवाइज इसको डायरेक्टली यूज मत करना। हेंस या देयरफॉर हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो कि हम लोग का कार्बोकेटायन सेम बन रहा है, तो कार्बोकेटायन अगर सेम बन गया तो ऐसा हो सकता है ना कि 2 रिएक्टेंट हो और कार्बोकेटायन सेम बन गया। अब इसमें क्या करें, इसमें कैसे कंपैरिजन करें? तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए रिएक्टेंट के ऊपर बात चलेगा कि रिएक्टेंट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कि रिएक्टेंट में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। इस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि सॉरी, हम इसमें डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बनाए, ऐसा डायग्राम होता है ऐसा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो सेम है तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कैरेक्टर भी सेम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ ऑलमोस्ट मर्ज करना शुरू कर जाए तो उसका आगे का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। तो इन दोनों में जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो रिएक्टिव अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ा कम है, जबकि नीचे वाले पार्ट में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ा ज्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से भी आएगा कि अगर कार्बोकेटायन सेम है तब क्या करें। तो 2 कंपाउंड जो दिए हैं उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करो, क्योंकि अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, जितना रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा। एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है जो हम लोग कंसिडर करेंगे। ये कुछ बेसिक्स थे जो अपने को मालूम होने चाहिए। अब इसके बाद एक जनरलाइज पॉइंट आएगा जो अभी शुरू होगा, कम से कम 3-4 बार तो रिपीट होगा ही होगा। यहाँ तक के पार्ट में पहले कोई अगर डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक के पार्ट में जो कुछ भी डाउट है पहले पूछ लो। So transition state और hypothetical है, हाँ, so तो इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइपोथेटिकल तो है, लेकिन वो हाइपोथेसिस आया कहाँ से गया हाइपोथेटिकल है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते गए, उन एक्सपेरिमेंट में कुछ वेरिएशन पुट अप करते गए, उन वेरिएशंस को देख के कुछ समझ में आया कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा। जैसे मान लो यही जो सबसे नीचे भी ग्राफ बना रखे हैं, तो देखा कि 2 अलग अलग कंपाउंड है। अगर एक ही मान लो ये बना रहा, एक ही कार्बोकेटायन बना रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का वेरिएशन कैसे आया? तो ऐसा एजम्पशन है कि अच्छा ठीक है, रिएक्शन कराने के लिए एक सर्टेन एनर्जी चाहिए ही होगा। क्योंकि जैसे ऐसा हो सकता है ना कि मान लो एक रिएक्शन हुआ तो किसी का दिमाग ऐसा हुआ
कि रिएक्शन पे काम करते हैं -100 डिग्री पे करा के देखते हैं होता है कि नहीं, तो देखा कि -100 डिग्री पे रिएक्शन नहीं हो रहा। वही रिएक्शन 100 डिग्री पे हो जा रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, बट -100 पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिमाग में आया होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, टेम्परेचर कम के तो नहीं हो पाया। तो ऐसा हर एक रिएक्शन के साथ हुआ। जैसे एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो ऐसा लगा कि चलो एक्सोथर्मिक है तब नहीं होना चाहिए, एक्सोथर्मिक है तो ज्यादा होना चाहिए। एक्सोथर्मिक है, सिस्टम में एनर्जी लिबरेट करेगा, तो जितना लो टेम्परेचर में जाएगा उतना बेटर है ना, सिस्टम में उतना एनर्जी लिबरेट करेगा, उतना ज्यादा होगा। बट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों के ही केसेस में रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में चमका होगा कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो रहा है। तो ऐसा हाइपोथेसिस बनाया गया कि ऐसा कुछ होता है, मालूम नहीं है क्योंकि इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऐसा एग्जिस्टेंस है नहीं। तो फिर हम लोग इसमें वही कि अगर नहीं है तो कुछ तो एसोसिएशन चाहिए, तो इसीलिए इमेजिनरी स्टेट का पॉइंट रखा गया। अब अगर इमेजिनरी स्टेट डाला गया है तो उससे चीजें फिर वहां से डेवलप की गई, चलो इमेजिनरी स्टेट तो है, अब क्या हो सकता है, तो अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो जो वेरिएशंस पुट अप किए गए, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल है, बट ये लॉजिक पहले एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद ही डेवलप किया गया है। इनऑर्गेनिक में भी लॉजिक है, इनऑर्गेनिक का भी मैकेनिज्म होता है, बट इतने सारे उसमें चीजें हैं, इतने सारे यूजर केसेस हैं कि अदरवाइज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से क्यों पढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें जो बहुत कॉमन वे में चल रहा है, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से बना दिया गया कि चलो एटलीस्ट इतने बड़े केमिस्ट्री के केसेस में एटलीस्ट कुछ तो सॉर्टेड है, चलो इसको सेपरेट कर लेते हैं। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म है, बट वहां पे हर एक स्टेप में मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, हर एक स्टेप पे रीजन चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग जनरलाइज नहीं बोलते, उसमें हम लोग एक्सेप्शन बोल देते हैं। बट जब आप मान लो रिसर्च में चले गए, तो रिसर्च वालों के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, रिसर्च वालों के लिए हर एक अगले दिन नया स्टेप आएगा, कुछ नया चीज आएंगी, उनके लिए हर दिन एक्सेप्शन है, तो वो इसको एक्सेप्शन नहीं बोलते, उसको नया थ्योरी बोलते हैं बेसिकली, क्या ये नया थ्योरी है, ये नया थ्योरी है। तो वही है कि जो थ्योरी एक डिवाइस किया गया, उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स में जो भी चीजें आई, जो भी रिजल्ट्स आए, उन सबको हम लोग थोड़ा एनालाइज करके एक लॉजिकल वे में पुटअप किए, तब ये सब चीजें आई है, तो इसीलिए उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। और कोई डाउट? जो कुछ भी डाउट है पूछ लो, तो इसके बाद बहुत मजेदार चीज बताएंगे। सर जो ऊपर में ग्राफ बताए थे, आप बोले ना कि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब न्यूक्लियोफाइल नहीं, इसके ऊपर वाला न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो लोग पास में आ रहा है, तो वो वाला पॉइंट है। तो वो लोग जब पास में आएगा तो फिर एनर्जी तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो मतलब घटते जाएगा ना, तो फिर ये मतलब पूरा टाइम नीचे ही जाना चाहिए ना उस स्टेट पे से। सेम रिप्लाई, कोई भी रिएक्शन होने से पहले एक मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस होता है, तो क्रॉस होता है। सर मतलब वो तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास में आ रहा है ना। हाँ, बट पास आने से पहले बीच रास्ते में तो बहुत सारा चीज हो सकता है ना, कोलिजन हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, सही से अलाइनमेंट ना हो, ये सब भी तो हो सकता है ना। अभी तो तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ भी रहा था, वैसे घटिया सवाल का है पूछ रहे हैं बे? रुक जाओ, अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो, उसमें आएगा बहुत सारा फैक्टर, तो मालूम पड़ेगा काहे ऐसा हो सकता है। ये प्लस माइनस एक सिंगल स्पीसीज नहीं है, बहुत सारे प्लस बहुत सारे माइनस चार्जेस है, मल्टीपल फैक्टर्स वर्कआउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ देम, स्टेरिक हिंडनेस इज वन ऑफ देम, तो बहुत सारे एसोसिएशंस है, केवल एक छोटा सा फैक्टर नहीं जिसके बेसिस पे काम करना है। और विदाउट तो बताओ। चलो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, जो रिएक्शन हम लिखे उस रिएक्शन वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मान लो ऐसा दे रखा है, एक और भी ले ही लेते हैं, ऐसा ले, चलो फिर पहले एक स्टेटमेंट बता देते हैं, ये ज्यादा बेटर है। जब भी कभी sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन है जो कुछ भी कराना उससे हमको मतलब नहीं है, बट अगर sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट हुआ और अगर एक कायरल सेंटर बना, तो हमेशा उसमें R+S कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये स्टेटमेंट बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, 2-3 बार रिपीट करेंगे। अब जब भी कभी किसी भी रिएक्शन के टाइम पे sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा, तो हमेशा अगर कायरल सेंटर बना तो R एंड S दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, एंड जब R एंड S दोनों बना, इसका मतलब हम लोग इनैंशियोमर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग रेशमाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं।
इनफैक्ट रेस्माइजेशन एग्जैक्टली यही होता है कि अगर किसी रिएक्शन के टाइम पे अगर इनएंशियोमर का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्माइजेशन। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर ये सवाल पूछे कि during the formation of या during nucleophilic addition reaction, if a new chiral center is generated, then the product will always then the process will always be resmization. ऐसा स्टेटमेंट पूछा, फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है, if during electrophilic addition reaction a new chiral center is generated, then the process will always be resmization. गलत होगा। अगर एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो R प्लस एस इक्वल अमाउंट में बनेगा, बट ये कहीं नहीं बोला है कि कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। हो सकता है कंपाउंड में पहले से एक और कायरल सेंटर बैठा हो। जैसे मान लो रिएक्टेंट में भले sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट रिएक्टेंट किसी दूसरे कोने में, पूरे कंपाउंड के अंदर किसी दूसरे कोने में एक कायरल सेंटर बना हुआ है, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन पहले से है, और जब रिएक्शन हुआ तो एक कायरल सेंटर बन गया। इसका मतलब R तो पहले से था और एक कायरल सेंटर जब जनरेट हुआ तो वहां पे R बन सकता है या फिर वहां पे S बन सकता है। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड आपस में डायस्टेरियोमर है, ना कि रेस्माइजेशन नहीं है। एक कायरल सेंटर अगर बन रहा है कंपाउंड में, केवल एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तब हमेशा प्रोसेस रेस्माइजेशन होगा। और हम लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, अगर sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट हो रहा तो अगर कायरल सेंटर बनेगा मतलब हमेशा R प्लस S दोनों बनेगा। ये स्टेटमेंट थोड़ा जनरल वे में ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट एटलीस्ट 3-4 बार तो रिपीट होगा, आराम से हम लोग डिस्कशन का पार्ट समझेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जनरल सेंस में दिस इज रेस्माइजेशन, बट अगर कंपाउंड में बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट केस बोल दे कि ऑलवेज दिस इज रेस्माइजेशन व्हेन अ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड, गलत है। अ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड और अगर पहले से कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो डायस्टेरियोमर का फॉर्मेशन कराएगा, ना कि वो रेस्माइजेशन प्रोसेस होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग ये सवाल की बात करें कि रेस्माइजेशन एग्जैक्टली क्या है या फिर कंपाउंड में क्या बन रहा है, मान लो यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सेकंड स्टेप में कराएंगे, ऐसा हम लिख देते हैं अभी के लिए ENU, ये हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों कार्बन सेम है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, किसी पे भी कुछ भी डालो। तो हम लोगों का एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल गया, ऐसा बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को ना H कर देते हैं, H प्लस अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ H हो गया और दूसरे वाले पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो इस पूरे कंपाउंड में हम लोगों का sp2 एटम था, यहाँ पे sp2 एटम था, दूसरे कंपाउंड में sp3 एटम है और यहाँ पे sp3 एटम है। अगर sp2 sp3 में कन्वर्ट हुआ और कायरल सेंटर जनरेट हुआ, एक ही जगह जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमेशा R प्लस S बनेगा ही बनेगा। इस छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। ये हम लोगों के स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड हम लोग के रिएक्शंस हैं। और एक छोटा सा रूल होता है दैट इज कॉल्ड एज मार्कोव-निकोव रूल। क्या होता है, इन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट का नेक्स्ट क्लास में मोस्टली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चलेगा। कुछ बेसिक रिएजेंट्स को बताने के बाद, उन रिएजेंट से एसोसिएटेड कुछ पॉइंट के डिस्कशन के बाद हम लोग आराम से पूरे केवल प्रोडक्ट बनाने का पार्ट की, ये रिएक्शन है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर क्या होगा, इसका डिस्कशन होगा मार्कोव-निकोव रूल के पॉइंट पे। एंड कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन सब सारी चीजों का, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ये जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। बीच में एक इंसान तो गायब हो गया था, फिर वापस कौन आ गया? श्रुति श्रेया, तुम खाना खाने चले गए थे जी? No. क्लास चल रहा है, चले खाना खा के आ जाते हैं, एक बार 2-4 रोटी खा के आ जाते हैं। हाँ रवि बोलो। नेटवर्क ठीक नहीं, क्या नहीं है? नेट नहीं चल रहा। तुम्हारा बुढ़ापा आने वाला है, तुम्हारा इंटरनेट नहीं ठीक हुआ 2 साल में, लॉकडाउन को 2 साल हो गए, दुनिया 5G में शिफ्ट कर गया 1.5 साल में, तुम्हारा इंटरनेट ठीक नहीं हो रहा। और कोई डाउट किसी को पूछो, रवि पूछो क्या डाउट है? सर sp2 में R कैसे आएगा? sp2 में आप बोले ना sp2 में अगर अबे R अंधेर नगरी चौपट राजा, हम ये भी बोल दिए थे नहीं, कंपाउंड में कहीं दूर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है यार। बतिया पूरा कहीं नहीं सुनता है। लो बताओ, यहाँ पे है कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे कुछ? यस सर। एक कायरल सेंटर है,
तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इधर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग पॉइंट पे। जिस एटम पे रिएक्शन नहीं हुआ है वहां का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता है, जहां पे रिएक्शन हुआ वहीं पे केवल कन्फिग्रेशन चेंज होगा। तो अगर इधर पहले से चीजें फिक्स्ड है और केवल अल्कीन की तरफ रिएक्शन हो रहा है तो आराम से डायस्टेरियोमर बन सकता है। और कोई डाउट तो बताइए। सर आप अगर डायरेक्टली बोलते कि उसी कंपाउंड में कहीं और है तो थोड़ा ज्यादा से समझ में आता ना, कहीं फेंका हुआ मतलब ऐसे थोड़ी समझ में हम ऐसा आएगा। ही बोले थे कि उसी कंपाउंड में कहीं पे पड़ा हुआ है कायरल सेंटर, और तुमको जब दोबारा समझाते तो बोल ही देंगे ना। और कोई डाउट? अब सब इंतजार में होगा सर, थैंक यू सीधा बोलने के, वैसे भी टाइम हो गया है। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यही पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है, सजेशन देंगे जितनी चीजें अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उन लेक्चर्स को अगर देखना है तो देखो आराम से, उनके क्वेश्चंस अगर करना है तो प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आज के लिए कुछ होमवर्क नहीं है। ऐसा ही होगा रिएक्शन में एक दिन केवल पढ़ाई चलेगा, मोस्टली नेक्स्ट डे होमवर्क होगा। हो सकता है किसी दिन पढ़ाई के साथ होमवर्क भी हो जाए, बट वो ज्यादा रेगुलरली नहीं रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आज के लिए। हाँ बोलो। सर जो हैलोजिनेशन में आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताए थे, तो वो जो फाइनल प्रोबेबिलिटी मतलब फैक्टर आ रहा है सारा प्रोडक्ट का, तो वो रेशियो बता रहा है कि इस रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी फैक्टर एग्जैक्टली वहां पे इसी तरीके से रिलेट किया जाता है कि 1:60 है, 1:80 है। इसका मतलब जब पहले वाले पार्ट का एक कंपाउंड बनेगा तो दूसरा 80 गुना ज्यादा बनेगा। तो पहले वाले का अगर 10 बन गया तो दूसरा 800 बनेगा। ये रेशियो चलता है नंबर ऑफ कंपाउंड्स का, नंबर ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट्स का। और कोई तो डाउट? इसके पीछे मतलब कुछ रीजन भी होता है कि मतलब इतना ज्यादा ब्रोमीन में गैप आ जा रहा है लेकिन क्लोरीन में नहीं आ बताया पा रही, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। नहीं बताया तो थे उसमें कि स्टेबिलिटी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। ब्रोमीन लेस रिएक्टिव और बड़ा सुकून से रिएक्शन कर रहा है, तो जब उसको सुकून से रिएक्शन करना है तो लेक्चर देखा है तुम पूरा उसमें? यस सर। तो इतना बढ़िया तो एग्जांपल दिए थे यार उसमें कि लड़का लोग को शॉपिंग करना होता है तो फटाफट जल्दी जल्दी कुछ खरीद लो। लड़की लोगों को करना है तो पूरा आराम से सुकून से ऐसे स्टेबिलिटी के साथ करते शॉपिंग। इतना बढ़िया एग्जांपल है। ब्रोमीन सिलेक्टिव है, ब्रोमीन आराम से एकदम धीरे धीरे सारा कुछ देखेगा, उसके बाद कौन से हाइड्रोजन को हटाना है ये सोचेगा। क्लोरीन का है कि बस हटाओ, रिएक्शन खत्म करो, बहुत हो गया। और क्या डाउट? टोटोमेरिज्म वाला लेक्चर कब तक अपलोड होगा? विशाल सर बोले आज होगा लेकिन नहीं हुआ। तो कांटेक्ट विशाल सर, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और क्या डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बोलने का भी एनर्जी बचा नहीं है सब। सर निकलिए सर, बहुत हो गया आज के लिए, पका लिए। चलो आज के लिए टाटा।